Okay, so we will start from where we have left in the last class. This was a numerical which I have given to you, and I was waiting for the solutions reply from you people, but very few students were able to solve this numerical, and few has given a try. That was good, but most of the students even not attempted to try and solve this numerical. Okay, so now I'm going to solve this numerical. इस न्यूमेरिकल को आप पढ़ें ध्यान से, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 100 kVA के ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 96% है, जो कि इसकी मैक्सिमम इफिशियंसी है। तो इस न्यूमेरिकल में मैक्सिमम इफिशियंसी गिवन है आपको, एंड दिस इज 96%, एंड दिस इज हैपनिंग एट 75% of 100 kVA and at power factor of 0.8। ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में दी हुई है, और लास्ट लाइन में आपसे बोल रहा है न्यूमेरिकल कि आप इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की कैलकुलेट कीजिए एट 3.4 फुल लोड एट 0.6 पावर फैक्टर लीडिंग। तो लास्ट क्लास में लास्ट लाइन में जो आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज इफिशियंसी जो आपको कैलकुलेट करनी है, इसके लिए आपको आयरन एंड कॉपर लॉस चाहिए, और आयरन एंड कॉपर लॉस को निकालने के लिए आपको ये मैक्सिमम एफिशिएंसी और किस परसेंटेज पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है और पावर फैक्टर, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो परसेंटेज मैक्सिमम एफिशिएंसी इज गिवन बाय केवीए मैक्स इनटू पावर फैक्टर अपॉन KVA max into power factor plus 2 times iron loss into 100 into 100। अगर आप हटा दीजिए तो एफिशिएंसी की वैल्यू 0.96 हो जाएगी। KVA max की वैल्यू ये लिखी हुई है 75% ऑफ 100 KVA, दैट मीन्स 0.75 into 100। दिस इज द वैल्यू ऑफ KVA max। तो KVA max की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन था, तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे KVA max। तो KVA max की वैल्यू आ जाएगी 75 KVA। तो न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट कीजिए 75 इंटू 0.8 अपॉन 75 इंटू 0.8 प्लस 2 इंटू आयरन लॉस। तो आप यहाँ से आयरन लॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। आयरन लॉस की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 आएगा इन किलोवाट। वन 1.25 किलोवाट। तो विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी आप आयरन लॉस तो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आपको कॉपर लॉस की वैल्यू चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए दैट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड इज इक्वल टू आयरन लॉस। अब यहाँ पर जिस परसेंटेज पर मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है वो 75 है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हो गई 75। तो 0.75 स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड इज इक्वल टू आयरन लॉस दैट इज 1.25। तो यहाँ से फुल लोड कॉपर लॉस की वैल्यू आएगी 1.25 अपॉन 0.75 होल स्क्वायर। तो दिस वैल्यू विल बी 2.22 किलोवाट। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको जब एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं पढ़ा रहा था तो मैंने डिस्कस किया था। किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था
आई थिंक खादिजा उस्मान ने पूछा था कि सर इसका क्या यूज़ होगा, तो फिर मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि यहाँ पर x की वैल्यू किस तरह से आ रही है मैक्सिमम एफिशिएंसी में। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके कॉपर लॉस एट फुल लोड इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपका दोनों काम हो गया, आयरन लॉस भी आ गई एंड कॉपर लॉस भी आ गई। तो अब आप इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इफिशियंसी एट 3.4 फुल लोड, which is equal to 3.4 into 100 into 0.6 power factor leading upon 3.4 into 100 into 0.6 plus iron loss, that is 1.25, plus copper loss, that is 3.4 square into 2.22 into 100. 3.4 into 100 into 0.6 . This will be 88.34%. तो ये आंसर होगा जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था। और किसी स्टूडेंट को इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके फाइन। सो अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। सबसे पहले डिफाइन हम लोग करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है ट्रांसफार्मर के टर्म्स में। तो ट्रांसफार्मर के टर्मिनल वोल्टेज यानी चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू full load as a percentage of rated secondary terminal voltage। तो वोल्टेज रेगुलेशन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है दैट इज चेंज इन secondary terminal voltage from no load to full load as a percentage of rated secondary terminal voltage is known as voltage regulation। So percentage voltage regulation, that is V dot R, is equal to नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज को E2 से डिनोट करेंगे एंड फुल लोड को यानी एट एनी पर्टिकुलर गिवन लोड V2 अपॉन रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज into 100। Now as per Indian standards, rated secondary voltage is equal to secondary voltage at no load, that is equal to E2। Therefore percentage voltage regulation can be written as E2 minus V2
upon E2 into 100. So as per definition, according to Indian standard, this is the expression of voltage regulation, E2 minus V2 upon E2, where E2 is basically the output or secondary voltage of transformer when load is not connected, and V2 is the terminal voltage, that means output voltage of transformers secondary when there is a load connected across the secondary of transformer. तो एक्चुअल होता क्या है कि थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को एक बार फिर से मेमोराइज करते हैं तो आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आए। जब हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कंसीडर करते हैं तो वाइंडिंग में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की बात करते हैं। V1 is RMS value of primary voltage, I1 is RMS value of primary current. So there is a resistance and reactance in the winding of transformer, and here the load is connected. I2 is the secondary current, E2 is the voltage induced in secondary winding. जब लोड यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगा, इन दैट केस, जब यहाँ पे लोड कनेक्ट नहीं होगा तो इन दैट केस I2 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस X2 है। जब लोड कनेक्ट नहीं होगा तो करंट की वैल्यू 0 होगी, तो इस टर्मिनल पे वोल्टेज अगर हम V2 से डिनोट करें तो V2 इज इक्वल टू E2 होगा, बिकॉज करंट 0 है तो ना तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होगा ना तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। लेकिन जब लोड कनेक्ट होगा, दैट मीन्स इन द सिचुएशन जब आप लोड कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू V2 की होगी वो स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगी, इट विल रिड्यूस स्लाइटली। क्यों रिड्यूस हो जाएगी? बिकॉज जब लोड यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे यानी सेकेंडरी टर्मिनल को लोड के थ्रू शॉर्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू अब 0 नहीं होगी, करंट इसमें फ्लो करेगी। तो आप जब KVL अप्लाई करोगे तो आप ये चीज देखोगे दैट V2 विल बी इज इक्वल टू E2 माइनस I2R2 माइनस JI2X2। दैट मीन्स अब E2 में से इतना वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, देन वी विल have the value of V2. That means जब लोड आप कनेक्ट करेंगे then there will be a slight drop in voltage. So इसीलिए वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन किया जाता है that change in voltage from no load to full load of secondary at the percent of secondary no load voltage is defined as voltage regulation. तो बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन ये बताता है कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट का यानी टर्मिनल का वोल्टेज नो लोड से फुल लोड में कितना कम हुआ। आइडियली जो है, आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी 0। क्यों आइडियली 0 होगा? क्योंकि आइडियली रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी, रिएक्टेंस की वैल्यू 0 होगी, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बिकम 0, तो V2 विल बी इज इक्वल टू E2। तो आइडियली E2 माइनस V2 की वैल्यू 0 होगी तो वोल्टेज रेगुलेशन 0 होगा। तो इसका मतलब अगर आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन 0 है तो सिंपल सी बात है कि जब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो आइडियल के करीब यानी 0 के करीब होना चाहिए रेगुलेशन। तो इसीलिए फॉर 0.8 पावर फैक्टर प्रैक्टिकली जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो 2 से 5% तक परमिसिबल है, यानी कि इतना अगर है तो ठीक है, इससे ज्यादा 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर 0.8 पावर फैक्टर लोड के लिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। अगर वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा हो जाएगा यानी कि ये अंतर बढ़ेगा, यानी E2 से V2 की वैल्यू अगर कम होने लगी तो ये अंतर इंक्रीज होगा, ये डिफरेंस इंक्रीज होगा। जैसे जैसे डिफरेंस इंक्रीज होगा वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, और वोल्टेज रेगुलेशन के बढ़ने का मतलब ये है कि आप ये चीज महसूस करेंगे दैट आपके घर में जो वोल्टेज है वो डाउन होने लगेगा। तो वोल्टेज डाउन नहीं होना चाहिए, इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन को 2 से 5% तक रखने की कोशिश की जाती है। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का सिग्निफिकेंस है। अब बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल कैसे लगाओगे।
इम्पॉर्टेंट बात यह है, देखिए मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात ये बता देता हूँ कि अभी कोई फिक्स नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इन केस आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है तो आपके लिए थोड़ा सा चिंता की बात ज़्यादा है, क्योंकि तब आपको ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना होगा, और जब आप ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कंसेप्चुअली पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन अभी लिखा मैंने, आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है, उसके बाद प्रैक्टिकली 2 से 5% होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफलाइन से थोड़ा टफ हो जाता है, उसका रीज़न क्या है, तब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे सीधे क्वेश्चन लिखा, 4 ऑप्शन दिए, अब आपको सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्चुअली क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम इस बात को किनारे रखते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन है कि आप कहीं से देख के रिप्लाई करें आंसर्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपसे सीधे सीधे बात कह रहा हूँ कि अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ जाती है उन बच्चों के लिए जो पढ़ के एग्जाम देना पसंद करते हैं रादर देन चीटिंग के। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़ाई कीजिए, इन केस अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो तब आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। अब आते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का, जब न्यूमेरिकल आप लगाएंगे तो न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई किस सेंस में करते हैं, हम E2 माइनस V2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखते हैं। ये फेजर डायग्राम से आता है, फेजर डायग्राम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फर्स्ट ईयर लेवल पे नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बता रहा हूँ। E2 माइनस V2 की वैल्यू होती है I2 RE2 प्लस सॉरी cos phi 2 प्लस माइनस I2 XE2 sin phi 2। ये पूरी वैल्यू फेजर डायग्राम से आती है, कैसे आती है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूले में आप E2 माइनस V2 की जगह पे ये रिप्लेस करेंगे। अब इसमें ये वैल्यूज क्या क्या है, तो I2 इज द सेकेंडरी रेटेड करंट, RE2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग रेफर टू सेकेंडरी, cos phi 2 is load power factor, XE2 is leakage reactance of transformer winding refer to secondary। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब आप परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले को मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, जो आप न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, दैट इज I2 RE2 cos phi 2 प्लस माइनस I2 XE2 sin phi 2 अपॉन E2 इंटू 100। ये पहला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में प्लस और माइनस दोनों लिखा हुआ है। आप पॉजिटिव साइन तब यूज करेंगे जब पावर फैक्टर न्यूमेरिकल में लैगिंग दिया होगा, यानी जब आपसे वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कराई जाए ये कह के कि पावर फैक्टर लैगिंग है, तब आप इस फॉर्मूले में यहाँ पर जहाँ प्लस माइनस लिखा है यहाँ पर आप सिर्फ प्लस साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन। इन केस अगर पावर फैक्टर आपसे कहा गया है कि वोल्टेज रेगुलेशन निकालिए लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, तब आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे। इन दैट केस आप इस फॉर्मूले में प्लस की जगह यहाँ पर बीच में माइनस यूज करेंगे। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। प्लस माइनस का क्या रूल है, यूज है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपॉन E2 इंटू 100 प्लस माइनस I2 XE2 sin phi 2 अपॉन E2 इंटू 100। ओके, यहाँ पर इस पूरे वैल्यू को
जस्ट अ मिनट। इसको स्लाइटली थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ। I2 RE2 अपॉन E2 cos फाई 2 को इससे अलग लिख रहा हूँ इंटू 100 प्लस माइनस I2 XE2 अपॉन E2 साइन फाई 2 इंटू 100। अब यहाँ पर I2 RE2 अपॉन E2 इंटू 100 को आप लिख सकते हैं परसेंटेज रेजिस्टेंस, एंड I2 XE2 इंटू 100 को आप लिख सकते हैं परसेंटेज रिएक्टेंस। तो अब ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके हो जाएगा परसेंटेज रेजिस्टेंस कॉस फाई 2 प्लस माइनस परसेंटेज रिएक्टेंस साइन फाई 2। तो वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको न्यूमेरिकल में पावर फैक्टर दिया होगा एंड परसेंटेज रेजिस्टेंस और परसेंटेज रिएक्टेंस दिया होगा, या तो आपको I2 RE2 और पावर फैक्टर की वैल्यू E2 दिया होगा, तो आप इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। दिस इज सॉरी, यहाँ पे ये वाला जो पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आपको करंट, रेजिस्टेंस की वैल्यू, रिएक्टेंस की वैल्यू, पावर फैक्टर दी हुआ है तो आप पहले वाले फॉर्मूले से करिए। अगर आपको परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस दिया हुआ है तो आप इस दूसरे वाले फॉर्मूले से कीजिए। इसी फॉर्मूले में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करके अगर हम 100 को हटा दें फॉर्मूले से, यानी 100 से मल्टीप्लाई ना करें, तो हम लिख सकते हैं I2 RE2 अपॉन E2 cos फाई 2 एंड प्लस माइनस I2 XE2 अपॉन E2 साइन फाई 2। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो जैसे इफिशियंसी के केस में मैंने आपको बताया था, जब आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आप कहते हैं इन पर यूनिट। तो यहाँ पर जो 100 से मल्टीप्लाई था उसको हटा देने के बाद हम इसे पढ़ेंगे इन पर यूनिट। तो इस पूरे टर्म को I2 RE2 अपॉन E2 को आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस पर यूनिट, एंड I2 XE2 अपॉन E2 को आप लिख सकते हैं रिएक्टेंस पर यूनिट। तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके हो जाएगा R पर यूनिट यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट cos फाई 2 प्लस माइनस रिएक्टेंस पर यूनिट साइन फाई 2। दिस इज थर्ड फॉर्मूला जो कि आप यूज करेंगे अगर न्यूमेरिकल में आपको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पर यूनिट में दिया होगा। इन दैट केस एक चीज कॉमन होगी, वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आपको दिया होगा, अगर पावर फैक्टर दिया है तो आप साइन फाई निकाल सकते हैं। एंड आपको तीन तरह से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, या तो आपको करंट की वैल्यू दी होगी, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस की वैल्यू दी होगी, तो आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस दिया तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आपको रेजिस्टेंस इन पर यूनिट एंड रिएक्टेंस इन पर यूनिट दी हुई तो आप तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और इन तीनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, ये प्लस माइनस वाला सिंबल जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे कहा जा रहा है कि पावर फैक्टर लैगिंग है तो आप इस फॉर्मूले में प्लस यूज करेंगे, और कहा जा रहा है पावर फैक्टर लीडिंग है तो आप माइनस यूज करेंगे। इन केस अगर पावर फैक्टर cos फाई 2 की वैल्यू 1 है यानी कि यूनिटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पावर फैक्टर आपसे कहा जा रहा है कि यूनिटी है तब वोल्टेज रेगुलेशन निकालिए, तो आप जानते हैं फाई 2 की वैल्यू 0 डिग्री आएगी, और फाई 2 की वैल्यू 0 डिग्री आएगी तो साइन फाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो तीनों फॉर्मूले में ये सेकेंड वाला टर्म वो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो तीसरे वाले फॉर्मूले में सेकेंड वाला टर्म 0 हो जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर के केस में। यानी तीनों फॉर्मूले अगर आप फॉर यूनिटी पावर फैक्टर यूज करना चाहें, फॉर यूनिटी पावर फैक्टर, तो पहला वाला फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू I2 RE2 अपॉन E2
इंटू 100। दूसरा वाला फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू परसेंटेज रेजिस्टेंस, एंड तीसरा वाला फॉर्मूला हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन पर यूनिट। तो तीनों फॉर्मूले इस तरह से मॉडिफाई हो जाएंगे इन केस ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर। ये बहुत सिंपल सी बात है, जब यूनिटी पावर फैक्टर है तो cos फाई 1 हो जाएगा तो sin फाई 2 अपने आप 0 हो जाएगा, इसलिए इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तीनों फॉर्मूले याद है तो इतना मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। अप टू दिस पॉइंट अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी है, कुछ समझ ना आया हो, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपका माइक इनेबल करता हूं। अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी है तो आप अनम्यूट होकर पूछ सकते हो। एनी क्वेरी? चलिए, कोई क्वेरी नहीं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, फटाफट इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। दूसरे वाले फॉर्मूले को यूज कीजिए, दिस वन, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू परसेंटेज रेजिस्टेंस cos फाई 2 प्लस माइनस परसेंटेज रिएक्टेंस sin फाई 2। इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, न्यूमेरिकल पढ़िए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट परसेंटेज रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1.5%, परसेंटेज रिएक्टेंस दिया हुआ है 5%, पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.8 लैगिंग। ओमिक ड्रॉप इज 1.5%। ओमिक ड्रॉप का मतलब होता है रेजिस्टेंस, परसेंटेज रेजिस्टेंस। राइट आंसर्स इन चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। In chat box, please reply with answers. आप लोग प्रेजेंट हैं क्लास में या सो रहे हैं ऑन करके? अनुराग पांडे, व्हाट डू यू मीन बाय यस सर, मतलब सो रहे हैं? चलिए, आप लोग तो बताएंगे नहीं, मुझे को बताना पड़ेगा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। 1.5% इंटू cos फाई 2 दैट इज 0.8। लीडिंग पावर फैक्टर है इसलिए यहाँ प्लस होगा। 5% रिएक्टेंस इंटू साइन फाई 2 की वैल्यू आएगी 0.6। cos फाई 2 अगर 0.8 है तो आप साइन फाई 2 निकालिए कैलकुलेटर से, 0.6 आएगा।
इसको सॉल्व करेंगे आप तो 4.2% आएगा आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन है ये। सेकेंड न्यूमेरिकल करिए, सिमिलर टू फर्स्ट वन, बस इसमें आपसे दो चीजें ज्यादा पूछी गई हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट का आंसर चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी। रिप्लाई कीजिए जल्दी चैट बॉक्स में सॉल्व करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट का आंसर। आई एम वेटिंग। Given values are percentage resistance, that is 1%, percentage leakage reactance, that is 5%, power factor is फर्स्ट पार्ट में 0.8 लैगिंग, राइट, तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में पावर फैक्टर आपको कहा गया है 0.8 लैगिंग के लिए, एंड इन दैट केस sin phi 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.6। राइट प्रिया एंड प्रशस्त, 3.8% फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू 1% इंटू 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, इसलिए प्लस साइन यूज करेंगे, 5% इंटू 0.6, then it will be 3.8%. This is answer of first part. Similarly second part, cos phi 2 is equal to 0.8 leading, sin phi 2 again 0.6, then percentage voltage regulation is 1% into 0.8 माइनस, लीडिंग के केस में माइनस होता है, इंटू 0.6, दिस विल बी माइनस 2.2%. सो इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो जाएगा। लीडिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि जो टर्मिनल का वोल्टेज है एट लोड वो नो लोड वोल्टेज से ज्यादा हो जा रहा है, इसी वजह से नेगेटिव आ रहा है। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देन इन व्हाट कंडीशन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बिकम्स नेगेटिव इन केस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं दैट इन व्हाट कंडीशन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर विल बिकम नेगेटिव। सो द आंसर वुड बी in case of leading power factor load, the voltage regulation of transformer will become negative. In third case,
power factor is unity, that is cos phi 2 is equal to 1, so sin phi 2 will be 0. Then percentage voltage regulation will be 1% into 1, that is 1%. आंसर। सो इस तरह से तीनों पार्ट को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है। इस पे इसी तरह के न्यूमेरिकल ज़्यादातर अभी जो पूछे गए हैं कुछ सालों में, तो इसी तरह का न्यूमेरिकल पूछा गया है। एक न्यूमेरिकल और हम लोग करेंगे, वो थोड़ा सा मतलब इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंदी है, टफ नहीं है, बस लेंदी है कंपेयर टू दीज टू न्यूमेरिकल्स जो हमने अभी किए। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन का न्यूमेरिकल ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा लेंदी बनाया जा सकता है। ये न्यूमेरिकल देखिए, तो ये थोड़ा सा लेंदी है। उसका रीज़न ये है कि इसमें पहला वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, फर्स्ट वन, जिसमें मैंने आपको बताया था परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू I2 RE2 cos phi 2 प्लस माइनस I2 XE2 sin phi 2 अपॉन E2 इंटू 100। ओके, देखिए यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, I1 RE1 cos phi 2 प्लस माइनस I1 XE1 sin phi 2 अपॉन V1 इंटू 100। मैंने सिर्फ इतना सा किया है, ये पहला वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो पैरामीटर्स लिखे हैं ये सारे रेफर टू सेकेंडरी लिखे हुए हैं। और हम लोग इससे पहले की क्लास में इक्विवेलेंट सर्किट में पढ़ चुके हैं कि आप रेजिस्टेंस को, करंट्स को रेफर टू प्राइमरी और रेफर टू सेकेंडरी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल में है क्या कि आपको जो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और रिएक्टेंस ये प्राइमरी और सेकेंडरी के अलग अलग दिए हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी भी निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर है क्या कि आपको सप्लाई का वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, सप्लाई का वोल्टेज यानी V1 दिया हुआ है। तो जब आपको V1 दिया हुआ है तो आप कर क्या सकते हैं, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके रेफर टू प्राइमरी में भी लिख सकते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। आप इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या है, आपको E2 निकालना पड़ेगा, I2 निकालना पड़ेगा और RE2 और XE2 निकालना पड़ेगा। cos phi 2 तो दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि पहले पार्ट में देखिए आपसे क्या पूछा गया था, इक्विवेलेंट इंपेडेंस रेफर टू प्राइमरी। तो जो पहला पार्ट अब आप सॉल्व कर रहे हैं और इसमें आप रेफर टू प्राइमरी निकाल रहे हैं, तो फिर आप दूसरी मेहनत करके RE2 XE2 निकालने की आपको क्या जरूरत है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप सेम फॉर्मूले को मॉडिफाई करके रेफर टू प्राइमरी में भी लिख सकते हैं। तो जब आप पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आप RE1 निकाल रहे हैं, XE1 निकालेंगे, आप बेसिकली करेंगे क्या, पहले वाले पार्ट में आप RE1 निकालेंगे एंड XE1 निकालेंगे, जिसके बाद इम्पिडेंस की वैल्यू हो जाएगी RE1 प्लस JXE1। तो पहले वाले पार्ट में जब आप मेहनत करके RE1 और XE1 निकाल रहे हैं, तो फिर आपको RE2 XE2 फर्दर एक बार और मेहनत करके निकालने की क्या जरूरत है। तो बेटर यही है कि आप इस फॉर्मूले को इस तरह से मॉडिफाई करके रेफर टू प्राइमरी बना के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग RE1 और XE1 निकालिएगा और ये सेकेंड वाले फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करके आंसर व्हाट्सएप पे पोस्ट कीजिएगा। कुछ पॉइंट्स और हैं वोल्टेज रेगुलेशन में, जो कि अब मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन
हो सकता है ऑनलाइन हो जाए इन दैट केस। तो ऑफलाइन क्लासेस में मैं ये पॉइंट्स डिस्कस नहीं करता हूँ क्लास में, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा डीप में जाके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेकिन जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो वो ढूंढ ढूंढ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते हैं, न्यूमेरिकल को थोड़ा कम करते हैं। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि वो आपसे पूछ लेते हैं। तो इसीलिए हम वोल्टेज रेगुलेशन के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो और डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे जीरो रेगुलेशन क्या होता है, व्हाट इज जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, अभिषेक चौधरी आपने रेज हैंड किया है, चैट बॉक्स में आप मैसेज करिए क्या रीज़न है रेज हैंड करने का, कोई क्वेश्चन क्वेरी है आपकी। और गलती से हो गया। ओके, सो व्हाट इज जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो इन जर्नल वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है I2 RE2 cos phi 2 प्लस I2 XE2 sin phi 2 अपॉन E2 इंटू 100। ओके, ये इन जनरल फॉर्मूला होता है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, क्योंकि जनरली अभिषेक चौधरी आपने क्वेश्चन पूछा है कि सर 0.6 कहाँ से आया। बेटा मैंने बताया तो आपने सुना नहीं। cos फाई की वैल्यू अगर 0.8 है तो साइन फाई आप कैसे निकालेंगे, साइन फाई निकालिए तो आपको पता चल जाएगा 0.6 कहाँ से आया। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कीजिए, साइन फाई इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, तो √1 माइनस 0.8 का स्क्वायर कीजिए 0.6 आ जाएगा। चलिए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पे वापस आते हैं। तो बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो आप यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए। जीरो पुट करने के बाद आप कंडीशन निकालिए, सॉल्व करिए, तो RE2 cos phi 2 प्लस I2 XE2 sin phi 2 इज इक्वल टू जीरो। E2 को आप उठा के राइट हैंड साइड ले जाइए, जीरो हो जाएगा। अब फर्दर इसको आप लिख सकते हैं I2 RE2 cos phi 2 is equal to minus I2 XE2 sin phi 2। I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। cos phi 2 को आप राइट हैंड साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा tan phi 2 is equal to minus XE2 अपॉन RE2। जिसे आप फर्दर लिख सकते हैं जस्ट अ मिनट, लैग पता नहीं क्यों कर रहा है ये इतना। ओके, सो यहाँ से आप लिख सकते हैं phi 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस XE2 अपॉन RE2। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इस कंडीशन में आ सकता है जब पावर फैक्टर एंगल नेगेटिव हो जाए। और पावर फैक्टर एंगल नेगेटिव तब होगा व्हेन पावर फैक्टर इज लीडिंग, क्योंकि जब पावर फैक्टर एंगल पॉजिटिव होता है तो जो लोड होता है वो इंडक्टिव होता है। और लीडिंग कब होता है पावर फैक्टर, जब लोड कैपेसिटिव होता है। हमने आपको ये यूनिट 2 में बताया है, ठीक है। और व्हेन लोड इज कैपेसिटिव, लोड इज कैपेसिटिव,
याद कीजिए, जब आप लोग यूनिट 2 पढ़ रहे थे, न्यूमेरिकल लगा रहे थे, तो मैंने वहां पर आपको बताया था अगर फेज एंगल पॉजिटिव है इसका मतलब पावर फैक्टर लैगिंग होगा, और अगर फेज एंगल नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि पावर फैक्टर लीडिंग होगा। तो यहाँ पर फाई 2 की वैल्यू यानी लोड पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वोल्टेज रेगुलेशन जीरो तभी हो सकता है जब लोड का पावर फैक्टर लीडिंग हो या लोड का नेचर कैपेसिटिव हो। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि इन व्हाट कंडीशन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर बिकम्स जीरो। तो उसका रिप्लाई है व्हेन लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग और लोड इज कैपेसिटिव, इन दैट केस वोल्टेज रेगुलेशन विल बिकम जीरो। तो इस कंडीशन को फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, आप वोल्टेज रेगुलेशन का जनरल फॉर्मूला लीजिए प्लस पॉजिटिव साइन यूज करके, क्योंकि जनरली लोड लैगिंग होता है, इज इक्वल टू जीरो कर दीजिए। E2 को ले जाइए राइट हैंड साइड, ये एक्सप्रेशन बनेगा, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको मिलेगा tan phi t is equal to minus xe2 upon re2, that means phi 2 is equal to tan inverse minus xe2 upon re2। इसका मतलब फेज एंगल नेगेटिव आ रहा है, तो फेज एंगल नेगेटिव तभी हो सकता है जब पावर फैक्टर लीडिंग हो। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दैट वोल्टेज रेगुलेशन जीरो तभी होगा जब पावर फैक्टर का एंगल लीडिंग हो, सॉरी पावर फैक्टर लीडिंग हो या लोड कैपेसिटिव हो। तो ये बात हो गई जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की। कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में रिप्लाई सॉरी क्वेश्चन पूछा है, दैट एक बार फिर से बता दीजिए सर। जीरो रेगुलेशन अभी भी कंफ्यूजन है क्या जीरो वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड किसी को? तो पूछ सकता है। स्टिल अगर कंफ्यूजन है आप लोगों को तो फिर रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में, और अगर समझ में आ गया है तो फिर आप रिप्लाई कर दीजिए यस सर समझ में आ गया। अभी भी कंफ्यूजन किसी को? हुस्ना जमील, मैंने शुरू से फिर से बताया तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कब होगा उसका जवाब मैंने दिया। हम जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन निकाल रहे हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लीजिए, इज इक्वल टू जीरो रख दीजिए। यहाँ पॉजिटिव साइन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इन जनरल पावर फैक्टर लैगिंग माना जाता है, लैगिंग होता है। जो लोड होता है जनरली वो इंडक्टिव ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव साइन लिया। इज इक्वल टू जीरो रख दिया क्योंकि हमें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन निकालनी है। तो आप इज इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करेंगे, E2 को राइट हैंड साइड ले जाइए, जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके इतना हो जाएगा, फिर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, इस पूरे टर्म को ले आइए राइट हैंड साइड में, सिंप्लीफाई कीजिए तो tan phi 2 इतना आएगा, दैट मीन्स phi 2 विल बी tan इनवर्स माइनस xe2 अपॉन re2। ये वैल्यू ये बता रही है कि जब पावर फैक्टर एंगल नेगेटिव होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होने की कंडीशन क्या है? व्हेन पावर फैक्टर एंगल इज नेगेटिव, दैट मींस व्हेन पावर फैक्टर इज लीडिंग और लोड का नेचर कैपेसिटिव होगा, इन दैट केस ओनली वोल्टेज रेगुलेशन विल बिकम जीरो। ओके, एक और लास्ट पॉइंट, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब आएगा? मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब आएगा? तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है, अभी मैं परसेंटेज में नहीं लिख रहा हूँ, I2 RE2 cos phi 2 प्लस I2 XE2 sin phi 2 अपॉन E2, ये वोल्टेज रेगुलेशन का जनरल फॉर्मूला है फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, इस पूरे फॉर्मूले में जो वोल्टेज रेगुलेशन है इट वेरीज विद लोड पावर फैक्टर। लोड पावर फैक्टर मीन्स कॉस फाई 2। जो वोल्टेज रेगुलेशन है ये लोड पावर फैक्टर से वेरी होता है, जैसे जैसे लोड का पावर फैक्टर चेंज होगा वैसे वैसे वोल्टेज रेगुलेशन चेंज होगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब आएगा? व्हेन डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू पावर फैक्टर एंगल is equal to zero. This is the condition of मैक्सिमा। डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे जब आप वोल्टेज रेगुलेशन के पूरे टर्म को phi 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे
तो जो कंडीशन आएगी दैट कंडीशन विल बी ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो d बाई डी फाई टू I2 RE2 cos phi 2 plus I2 XE2 sin phi 2 upon E2 इक्वल्स 0। डिफ्रेंशिएशन करिए तो I2 RE2 cos phi 2 का डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो sin phi 2 आएगा, प्लस I2 XE2 cos phi 2 इज इक्वल टू 0। E2 क्योंकि phi 2 के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, आप बाहर ले आइए और इधर 0 है तो आप इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो मैंने उस टर्म को पर्पसली ओमिट कर दिया है। इतना उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आप डिफरेंशिएशन समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से क्या होगा दैट माइनस I2 RE2 sin phi 2 will be is equal to minus I2 XE2 cos phi 2। ठीक है, तो यहाँ से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और आप I2 से I2 को कैंसिल कर सकते हो। सो साइन phi 2 अपॉन cos phi 2 will be is equal to XE2 upon RE2। सो यहाँ से क्या मिलेगा दैट इज tan phi 2 is equal to XE2 upon RE2 और phi 2 is equal to tan inverse XE2 upon RE2। So this is the condition for मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, या आप लिख सकते हैं cos phi 2 is equal to cos of tan inverse XE2 upon RE2। So this is the condition of maximum voltage regulation। That means जब फेज पावर फैक्टर एंगल tan इनवर्स XE2 upon RE2 के बराबर हो जाएगा तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वोल्टेज रेगुलेशन वेरी करता है अलोंग विद पावर फैक्टर ऑफ द लोड, और पावर फैक्टर का एंगल है phi 2। सो phi 2 जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे cos phi 2 वेरी करेगा। तो हमें मैक्सिमा की कंडीशन निकालनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को एक बार phi 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और इज इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि हमें कंडीशन निकालनी है। ठीक है, हमें ये पता है कि जब d बाई डी फाई बाई 2 वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो जाएगा तो मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू 0 कर दिया। डिफरेंशिएशन आप करेंगे E2 की उठा के आप राइट हैंड साइड ले जाओगे, 0 हो जाएगा। cos phi 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू phi 2 माइनस sin phi 2 आएगा, और sin phi 2 का डिफरेंशिएशन cos phi 2 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो tan phi 2 is equal to XE2 upon RE2 आएगा। सो एंड phi 2 is equal to tan inverse XE2 upon RE2। दैट मीन्स जब फेज एंगल आपका XE2 upon RE2 हो जाएगा तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को तो आप लोग पूछ सकते हैं। This is the condition of maximum
voltage regulation. Any query? So अगर आप लोगों की कोई क्वेरी नहीं है तो फिर इस क्लास में इतना ही.